गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही थी, जिसमें हम यूनिट 1 कर चुके हैं। यूनिट सेकंड का हम एक दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना प्रारंभ किया है। उसके अंतर्गत हमने माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए और वेलोसिटी के लिए पढ़ लिए। मतलब हमने क्या पढ़ लिया है, माइकलसन मोर्ले का प्रयोग पढ़ लिया है और लॉरेंस रूपांतरण समीकरण जो कि विस्थापन के लिए और वेग के लिए हमने पढ़ लिए थे और उनसे हमें क्या निष्कर्ष निकले इनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे त्वरण का लॉरेंस रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके लिए वापस हम वही चीज ले लेते हैं। माना S और S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं और S डैश जो है पूर्व की भांति ही S के सापेक्ष v वेग से x दिशा के अनुदिश गतिशील है और केवल x दिशा में गतिशील है, y और z दिशा में गति नहीं है। और एक चीज और मानी थी हमने कि जो t बराबर 0 समय यानी समय जब प्रारंभ में t और t डैश 0 होते हैं तो दोनों के मूल बिंदु एक दूसरे पर संपाती होते हैं। ये सारी चीजें हमने लॉरेंस रूपांतरण समीकरण प्रारंभ करा था पढ़ना, तभी हमने यही मानी थी सरलता के लिए। और इसके आधार पर हमने वेग की जो रूपांतरण समीकरणें हैं वो कुछ निम्न प्रकार से निकाल ली थी। तो सबसे पहली रूपांतरण समीकरण हमने वेग की क्या निकाली थी, ux डैश बराबर ux माइनस वी 1 माइनस ux v अपॉन सी स्क्वायर। ये तो हमने निकाला है वेलोसिटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही y के लिए हमने निकाली थी uy डैश बराबर uy गामा 1 माइनस ux v अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही uz डैश निकाली थी uz अपॉन गामा इंटू 1 माइनस ux v अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 3 में तीनों इक्वेशंस दिखाई हैं, ये तीनों ही हमारी ऑलरेडी हमने डिराइव की हुई हैं, वेग की लॉरेंस रूपांतरण समीकरणें हैं। अब हमको त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए हमें पता है कि ये वाला जब भी हम वेग को समय के साथ अवकलित करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट एक्सेलरेशन, है ना। तो इसके अंदर भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन इसमें क्योंकि टाइम हमारा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग टाइम है, इसलिए हम इनको डिफरेंशिएशन अलग तरीके से करेंगे, विद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक जनरल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले ux डैश का हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, dux डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अवकलन वाली राशि ux है, v तो कांस्टेंट है क्योंकि s डैश जो है वो v वेग से चलता है और वो नियत वेग होता है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जो राशि है इसका अवकलन होगा। तो हम वो जो u अपॉन v वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा के डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले तो कर लिया dux, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म एस सच रह गई, माइनस ux माइनस v न्यूमरेटर वैसा का वैसा रह गया और डिनोमिनेटर को हमने अवकलित कर लिया, माइनस v dux अपॉन सी स्क्वायर। और नीचे ये जो बाय फॉर्मूला ही कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो हमने इस प्रकार से dux डैश पहले निकाल लिया, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकाला, एक हमने जनरल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स हमने खोल लिए सारे, ब्रैकेट्स खोलने के बाद आपके पास ये चीजें आ गई। अब इसके अंदर हमने क्या करा है कि देखिए dux अगर इनमें से कॉमन ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा नहीं, हम क्या करते हैं, ये वाला dux और ये वाला v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dux ये साथ में ले लेते हैं। इन दोनों में से dux कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ गया। ऐसे ही इसके अंदर हमने क्या कॉमन ले लिया,
डी यू एक्स यू एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो नहीं ये तो कैंसिल ही हो रहा है, ये तो कट ही गए, तो इनको कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास केवल यही रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स, और डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रह गया। तो समीकरण 2 में हमारे पास डी यू एक्स आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से डी यू वाई भी निकालेंगे, पर डी यू वाई के अंदर क्या है, गामा भी है, तो गामा को तो 1 बाय गामा लिख लिया, और डी यू की जो टर्म्स है उनको हम अवकलित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गामा में तो कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो अवकलित हो, इसलिए गामा तो ऐसा ही रह जाएगा। पहले एक बार यू वाई का होगा डिफ्रेंसिएशन, और फिर दूसरी बार डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो देखो इसको ऐसे ही हमने अवकलित करा है, डी यू वाई 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, दूसरी बार इसको ऐसे ही छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को अवकलित कर लिया और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया। इसको इसी प्रकार से हम यू जेड डैश भी बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब ये हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस जो हैं वो डी यू एक्स डैश, डी यू वाई डैश और डी यू जेड डैश निकाल ली। अब हमारे को मालूम है एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने टाइम की पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, टी डैश बराबर गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले भी हमने कर रखा है, यहाँ पर हम दोबारा से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी टी डैश बराबर गामा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब हम इसको dt को कॉमन ले लेते हैं, dt को कॉमन लेंगे तो गामा dt बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ v अपॉन सी स्क्वायर और dx बाई dt आएगा। dx बाई dt हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ये ux होता है, तो हम इसको यहाँ ux लिख लेते हैं। तो यानी आपके पास dt डैश और dt में एक संबंध आ गया, क्या संबंध आ गया, dt डैश बराबर गामा dt ब्रैकेट में 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स, यानी समीकरण 6। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि अब हमारे पास dt डैश और dt के बीच में संबंध है, और हमारे पास du x डैश और du x के बीच में संबंध है। अगर हम इस समीकरण 2 को समीकरण 6 से भाग लगा दें तो हमारे पास त्वरण आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम पहले x वाली समीकरण को भाग लगा देते हैं, भाग लगा दिया, ये सारे मान हमें पता थे वो हमने लगा लिए और इसको सिंप्लीफाई करा। अब देखो यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, और गामा क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, 1 तो ये है ही, प्लस एक हाफ और जुड़ जाएगा तो 3/2 हो गया, तो ये तो 3/2 हो गया। अच्छा, डी यू एक्स अपॉन डी टी को हमने क्या लिख लिया, क्योंकि ये त्वरण है इसको ए एक्स लिख लिया, इसको मैंने ए एक्स डैश लिख लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स डैश बराबर ए एक्स गामा इसके साथ मिलके 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल 3/2 बन गया, और 1 डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये हमारी पहली लॉरेंस त्वरण रूपांतरण समीकरण आ गई। अब इसी प्रकार से हम y और z के सापेक्ष भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश करा, और हमने इसको भी अलग अलग, ये तो डी यू वाई डैश है और ये डी टी डैश है, इसको लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई करने में गामा 2 है, गामा स्क्वायर हो गया है ना, और इस ये आपका 1 माइनस ये होल क्यूब हो गया, और इसको हमने कैसे लिख लिया, इसके अंदर हमने dt से भाग लगा दिया, ये वाला जो dt है इसको इसके साथ मिला लिया और इसके साथ मिला लिया, तो ये हो गया ay और ये हो गया आपका ax, इतना हो गया। अब हमने क्या करा है, इनको राशियों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखने के लिए हमने क्या कर लिया, ay के साथ जो राशि है उसको इधर अलग कर लिया डिनोमिनेटर के साथ, और इसको अलग कर लिया। इसको जब साथ में लेते हैं तो एक कट जाता है मान, केवल ये रह जाता है ay अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि कटता नहीं है तो होल क्यूब भी रह जाता है। तो इस प्रकार से ay डैश आपका आ गया। बिल्कुल ऐसा का ऐसा मान az का भी निकलेगा,
क्यों? क्योंकि ए वाई और ए जेड का बिहेवियर एक जैसा है, बस वाई की जगह जेड लग जाएगा। तो ये वाला मान जो है वो ए जेड डैश का आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, ये जो 3 रूपांतरण समीकरणें हैं जो अभी हमने पढ़ी, कौन सी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों रूपांतरण समीकरण हमारी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणें कहलाती हैं त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ इसके स्पेशल केसेस को पढ़ लेते हैं। तो स्पेशल केसेस क्या होंगे? सबसे पहला स्पेशल केस ये है, यदि कण जो पार्टिकल है जिसके सापेक्ष हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं वो एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर हो, यानी वो एस डैश में अगर अपन देखें तो वो आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कह सकते हैं कि उसका वेग जो है वो एस डैश के वेग के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश तीनों ही 0 होंगे, क्योंकि एस डैश फ्रेम में तो वो चलता हुआ नहीं दिख रहा। तो इस कारण से क्या होगा, इस कारण से यू एक्स जो है वो तो v हो जाएगा, यू वाई और यू जेड 0 हो जाएंगे, जैसा हम निकालते हैं। अब इसी के सापेक्ष त्वरण निकाल लेते हैं। तो ए एक्स डैश का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स डैश का मान, ये वाले मान 0 रखेंगे तो हमारे पास ए एक्स का मान कुछ ऐसा प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे v आ जाएगा यू एक्स की जगह। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया, ये क्यूब है और ये 3/2 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ए एक्स डैश का मान क्या आ गया, गामा क्यूब ए एक्स, ये हमारा रिलेशन बन गया। ऐसे ही अगर हम ए वाई का मान निकालेंगे, ए वाई डैश का, तो वो आता है गामा स्क्वायर ए वाई। ऐसे ही ए जेड डैश का मान निकालते हैं तो वो आता है गामा स्क्वायर ए जेड। तो ये हमारे 3 लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आ रहे हैं। अब इन तीनों समीकरणों को देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि लॉरेंज रूपांतरण में त्वरण जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, इनवेरिएंट नहीं रहता। अच्छा, इसी का एक केस और हम कर लेते हैं। ये देखो हमारे को अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, ए एक्स डैश और ए एक्स में अलग अलग है ना। ऐसे ए वाई और ए वाई डैश दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। इसमें एक कंडीशन और लगाते हम कि यदि v का मान c के सापेक्ष बहुत छोटा हो, ऐसी स्थिति में गामा 1 हो जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा, गामा के 1 होते ही ए एक्स डैश ए एक्स के बराबर हो जाएगा और बाकी दो भी त्वरण भी डैश वाले त्वरण नॉर्मल एस वाले जो त्वरण है उसके बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा एक कि ये गैलीलियन रूपांतरण में बदल जाता है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि निर्देश तंत्र का वेग जो है प्रकाश के वेग की तुलना में अत्यल्प हो, तभी त्वरण निश्चल रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, नहीं तो वो बदलता रहेगा। ये हमारा मुख्य लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए, जो एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र के बीच में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में किसी कण के जो विस्थापन है, वेग है और त्वरण है, इनके बीच में संबंध ज्ञात कराते हैं हमारे को। अब हम इन्हीं की सहायता से हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि रिलेटिविटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो है हमारा लंबाई में संकुचन, या लॉरेंस फिट्जरेल्ड ने दिया था और इसको हम लॉरेंस फिट्जरेल्ड संकुचन भी कहते हैं। लॉरेंस फिट्जरेल्ड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या चीज। लॉरेंस रूपांतरण जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो लॉरेंस रूपांतरण है वो ये बताता है कि जो विस्थापन है, विस्थापन से ही हम लंबाई को निर्धारित कर सकते हैं। तो उसने ये बता दिया था कि लंबाई जो है वो इनवेरिएंट नहीं है, निरपेक्ष नहीं होती, सापेक्ष होती है, मतलब किसी के ऊपर रिलेटिव होती है, एक के को देखते हुए दूसरे में अलग हो जाती है। तो इससे एक नया कंसेप्ट है, जब लंबाई कांस्टेंट नहीं रहती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बदलती रहती है,
तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में देखने में लंबाई में बढ़ोतरी होगी, कमी होगी, कौन सी दिशा में कमी होगी, कौन सी दिशा में नहीं होगी, इन सारी चीजों की व्याख्या करना जरूरी हो गया था। तो इसके लिए लॉरेंज ने फिट्जरैल्ड के साथ मिलके एक कंसेप्ट दिया, और ये कंसेप्ट हमारी आपेक्षिकता का बहुत मुख्य आधार है। तो इसके लिए हम इसको समझते हैं कैसे। इसके लिए हम वो ही ले लेते हैं। देखो अभी जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो आप अभी जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है इससे आप केवल इंट्रोड्यूस हो रहे हो। तो हमने जो भी चीज समझाने का प्रयास इस चैप्टर में करा है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड से करा है। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हो तो रिलेटिविटी जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती हैं। तो ये मत समझना कि हमेशा ऐसा ही होता है। हमने केवल उस कंसेप्ट को समझाने के लिए इन चीजों को आसान बना के दिखा रखा है। कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सरलता के लिए मान लेते हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस और एक एस डैश। और हम सरलता क्या मान रहे हैं कि एस डैश जो है एस के सापेक्ष v वेग से गतिमान है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और o और o डैश जो है वो हमारे समय 0 पर दोनों एक दूसरे पर संपाती रहते हैं, ये हमने मान लिया। और बाकी के जो दोनों हैं z और y वो एक दूसरे पर संगत समानांतर हैं, इसलिए उनमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें हमने पहले से मान ली हैं। अब हम इसके अंदर एक, क्योंकि लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एक छड़ ले ली जिसकी लंबाई हम कहते हैं ए से बी तक की छड़ है, और उसको हमने एस डैश फ्रेम में रखा है ना, और एक्स डैश के अनुदिश रखी हुई है, यूं रखी हुई है। और इसके जो इसकी लंबाई है वो हमने L0 मानी है। एस डैश में नापने पे उसकी जो लंबाई है वो L0 है। अब L0 क्या होगी, L0 यहाँ A बिंदु का निर्देशांक और B बिंदु के निर्देशांक, तो बाकी तो कोऑर्डिनेट सेम ही है उसके, बस x चेंज हो रहे हैं। तो A पर तो है x1 डैश और B पर है x2 डैश। तो हम इस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर, निर्देशांक के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, L0 बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं वैसे ही हमने इसको लिख लिया। अब ये निर्देश तंत्र में छड़ जो है वो स्थिर अवस्था में, यानी ये खुद नहीं चल रही। एस डैश फ्रेम तो चल रहा है लेकिन इसके अंदर रखी हुई, ये ऐसा ही है जैसे कोई एरोप्लेन चल रहा है और उसमें कोई सामान रखा हुआ है, वो सामान नहीं चल रहा, एरोप्लेन चल रहा है। तो ऐसे ही हमने इस छड़ को मान लिया, तो छड़ स्थिर अवस्था में है। एस डैश निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई को उपयुक्त लंबाई या उचित लंबाई कहते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रखने की है कि एस डैश निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई को उपयुक्त लंबाई या उचित लंबाई कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। द लेंथ ऑफ द रॉड इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ and this frame of reference is called proper frame of reference। सबसे पहले ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है, proper frame of reference आपका क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से दूसरे फ्रेम को भी देखेंगे। अब एस डैश फ्रेम जो है वो एस के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान है, एक्स दिशा में गतिमान है। तो अब एस निर्देश तंत्र में इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमारे को, तो उसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि L है ना, और उसके जो निर्देशांक है, अगर मान लो ये S डैश फ्रेम नहीं होता तो इसके निर्देशांक S के सापेक्ष क्या हो जाते हैं, x1 और x2 हो जाते। तो उस हिसाब से इसकी जो लंबाई है S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्या हो जाती, वो हो जाती L बराबर x2 माइनस x1। अब आपने ये तो निकाला है एस निर्देश तंत्र में, और ये जो निकाला है ये एस डैश निर्देश तंत्र में निकाला है। अब हमें क्या करना है, क्या ये लंबाई सेम है या अलग अलग है, इसको हमें अध्ययन करना है।
इसके लिए हम किसकी सहायता लेंगे? लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों की। तो लॉरेंज रूपांतरण जो हमने विस्थापन के लिए पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था x जो होता है वो गामा x माइनस वी टी के बराबर होता है इस परिस्थितियों में जब s डैश जो है x दिशा में v वेग से गतिमान है। तो उन लॉरेंज रूपांतरण को हम काम में ले लेते हैं, क्योंकि 1 वाला है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और x2 डैश के लिए गामा x2 माइनस वी टी लिख लेते हैं। अब ये दोनों मान, अच्छा गामा आपको पता ही है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। अब इन दोनों मानों को हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर गामा x2 माइनस x1, बाकी मान कट जाएंगे। अब x2 डैश माइनस x1 डैश को तो आपने L0 डिफाइन किया था, x2 माइनस x1 को L किया था, तो L0 बराबर L √1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो L बराबर L0 इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब आपको पता है √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, L का जो मान है वो L0 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब इसका कंक्लूजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसका मतलब ये हो गया कि गतिशील छड़ की लंबाई गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होती है। L जो है छोटी दिख रही है, L छोटी, L क्या है, वो लंबाई है जो हम रुके हुए फ्रेम में से देख रहे हैं। जैसे मान लो हम नीचे धरती पे खड़े हैं और हमारे सामने से एक जेट एरोप्लेन जा रहा है जिसमें वो छड़ रखी हुई है और हमें वो दिखाई दे रही है, तो हमें उसकी लंबाई छोटी लगेगी, और जो जेट के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको वो लंबाई वास्तव में जैसी है वैसी ही दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, लेकिन हमें जो उसकी एक्चुअल लंबाई है उससे उसकी लंबाई छोटी दिखेगी। केवल किस दिशा में, जिस दिशा में प्लेन चल रहा है, यानी अगर x दिशा के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जिस दिशा में चल रहा है उस लंबाई में संकुचन दिखाई देगा। अगर मान लो डब्बा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो हमारे को क्या होगा, उसकी x और y उसके डायमेंशन है, तो y में उसकी कमी नहीं दिखाई देगी, हमें x में कमी दिखाई देगी, तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल आकार का दिखाई देने लग जाएगा। तो इस घटना को हम लंबाई में संकुचन या लॉरेंज फिट्जरल्ड लंबाई संकुचन कहते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इस फिनोमेना को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ ये चीज, दो चीजें ध्यान देने की, एक तो गति के लंबवत दिशा में छड़ की लंबाई अपरिवर्तित रहती है, इस कारण से S निर्देश तंत्र में स्थिर रखा हुआ गोला S निर्देश तंत्र में दीर्घवृत्ताकार दिखाई देगा, क्योंकि गति की दिशा में व्यास संकुचित प्रतीत होगा लेकिन गति के लंबवत दिशा में अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देगा। इसी प्रकार एक वर्ग की भुजा गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होगी तो वह आयताकार प्रेषित होगी। ये चीज है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है और दूसरा फ्रेम चल रहा है और उसके अंदर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी जो लंबाई है वो हमें संकुचित प्रतीत होगी, हो नहीं जाती, हमें प्रतीत होती है। इसके लिए एक छोटी क्लासेस में बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है तो वो पतला दिखे, उसके लिए उसको किस स्पीड के से चलना चाहिए या वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो पतला दिखे, तो वो हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। इसके अंदर एक और इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो है टाइम डायलेशन। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।